सब मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है रूस यूक्रेन युद्ध। ये 3 साल से चल रहा है, इसका अंत ही नहीं हो रहा है। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध एक 4 साल तो एक 6 साल चला था, लेकिन ये 3 साल से चल रहा है। ये क्यों चल रहा है, इसके बारे में मैंने जानकारी इकट्ठा किया है और इसका अंत कैसे होगा इस युद्ध का, इसके बारे में भी हम बताएंगे कि रूस यूक्रेन कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर में ना बदल जाए, यानी कि तृतीय विश्व युद्ध में ना बदल जाए। तो इस युद्ध का अंत होना जरूरी है। युद्ध का अंत किस रास्ते से होगा, कौन से वो तरीके हैं कि ये युद्ध खत्म हो, उसके बारे में भी हमने जानकारी इकट्ठा किया है। रूस युद्ध का जो मुख्य कारण है उसे समझने के लिए हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के परिणाम को देखना होगा। इसके अलावा नाटो को समझना होगा, इसके अलावा यूरोपियन यूनियन यानी कि ईसी को समझना होगा। इसके अलावा जब रूस सोवियत संघ हुआ करता था, तो सोवियत संघ जब 1991 में ये बिखर कर टूट कर अलग हो गया और इससे 15 देश अलग हुए, जिसमें से एक यूक्रेन भी था। तो यूक्रेन और रसिया और वो 15 देश जो टूटकर अलग हुए, इन सब के बीच एक समझौता हुआ था। उस समझौते को नहीं मानने के कारण ही आज ये युद्ध हो रहा है। युद्ध को हवा देने का काम और युद्ध जो लंबा खिंच रहा है, उसमें नाटो और ईसी का मुख्य भूमिका है। और एक और कारण है साइबेरिया। साइबेरिया भी इस युद्ध का मुख्य कारण है, क्योंकि नाटो और यूरोपियन संघ जो है वो साइबेरिया जो इतना बड़ा रूस के कब्जे में है, वो उसको लेना चाहते हैं। तो हम बारी बारी से इस चीज को हम आपको बताएंगे कि क्या और कैसे हुआ था। विघटन के समय जब सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर कहते थे इसको, जब ये सोवियत संघ विघटन हुआ तो उस समय क्या समझौते हुए। तो सबसे पहले हम चलते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रूस और अमेरिका दोनों एक साथ लड़े थे और युद्ध का परिणाम आया कि रूस और अमेरिका दोनों मिलकर युद्ध को जीत लिए। जब युद्ध को द्वितीय विश्व युद्ध को मित्र राष्ट्रों ने यानी कि अमेरिका रूस की खेमा ने जीत लिया, तो उसके बाद रूस और अमेरिका में तनातनी शुरू हो गई। रूस कहता था, यानी कि सोवियत संघ था उस टाइम में, वो सोवियत संघ कहता था कि मेरे कारण युद्ध में जीत मिली। अमेरिका कहता था कि नहीं, मेरे कारण युद्ध में जीत मिली। अब दोनों में तनातनी शुरू हो गया, दोनों ही आपस में भिड़ गए और आप लोगों को पता होगा, 12वीं क्लास में भी है, शीत युद्ध की शुरुआत हो गई। और शीत युद्ध की शुरुआत में दोनों देश जो है आपस में लड़ने के लिए हर क्षण तैयार थे। एक से एक हथियार बनाए जा रहे थे और दोनों कब लड़ जाएंगे दुनिया को पता नहीं। अगर दोनों लड़ जाते शीत युद्ध में तो दुनिया का बिल्कुल भस्म होना तय था। लेकिन युद्ध तो नहीं हुआ। शीत युद्ध 1991 में जाकर खत्म हुआ, जब सोवियत संघ बिल्कुल टूटकर अलग हो गया। हालांकि एक और बात है कि शीत युद्ध के दौरान रूस के कब्जे में अलास्का था। अलास्का को 1961 में रूस ने अमेरिका के हाथों बेच दिया। फिर भी अमेरिका को चैन नहीं था, क्योंकि रूस के पास इतना ज्यादा जमीन क्यों है। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि रूस के पास इस वक्त क्षेत्रफल क्या है। तो रूस के पास जो टोटल एरिया है वो 1,70,00,000 स्क्वायर किलोमीटर में इसका एरिया है, क्षेत्रफल है। तो इतना ज्यादा जमीन रसिया के पास है, जबकि रसिया की जो आबादी है वो 14 करोड़ ही है। तो इसी पर नाटो और यूरोपियन संघ के देशों का इस पर नजर है कि साइबेरिया में बहुत सारे खनिज भंडार है, ये हमें दे क्यों नहीं देता। तो इसके लिए यूरोपियन संघ और नाटो ने मिलकर चालाकी की कि सोवियत संघ से टूटे हुए जो 15 देश हैं उनको किस तरीके से उकसाया जाए और सोवियत संघ को कमजोर किया जाए, ताकि वो साइबेरिया पर कंट्रोल छोड़े और फिर साइबेरिया को यूरोपियन संघ और नाटो वाले मिलकर बांट ले। ये मुख्य इसकी वजह है। तो आपने देख लिया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो परिणाम आया उसमें रूस अमेरिका जीता था, लेकिन आपस में ये लोग खुद में ही लड़ पड़े और शीत युद्ध की शुरुआत हुई। विवश होकर के अलास्का को सोवियत रूस को बेचना पड़ा। सोवियत रूस सोचा कि अगर अलास्का अमेरिका को हम दे देंगे, बेच देंगे,
तो उसके बाद वो हमारे अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करना बंद कर देगा, जिससे सोवियत संघ ही रह जाएगा, उसके देश टूटकर अलग नहीं होंगे। लेकिन अमेरिका अलास्का लेने के बाद भी नहीं माना। अलास्का एक खनिज का भंडार था और है, साइबेरिया भी खनिज का भंडार है, इसी पर सबकी नजर गड़ी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं कि 1945 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में खत्म होने के बाद दोनों के बीच, अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध शुरू हुआ, जो 1989 में जाकर मिखाइल गोर्बाचेव थे सोवियत संघ के राष्ट्रपति। उन्होंने, मिखाइल गोर्बाचेव ने अमेरिका के साथ संधि करके शीत युद्ध को खत्म कर दिया। और शीत युद्ध खत्म होते ही उसके 1991 में रसिया से 15 देश टूटकर अलग हुए। उसमें था यूक्रेन, क्रीमिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, उसके बाद आर्मेनिया, अजरबैजान, ये सब सारे 15, बेलारूस, और ये सारे देश थे जो इनसे टूटकर अलग हुए। जब टूटकर 1989 में तो मिखाइल गोर्बाचेव ने शांति स्थापना कर लिया, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद 1991 में जब 15 देश टूटकर अलग हुए, तब तक मिखाइल गोर्बाचेव थे, लेकिन उसके बाद बोरिस येल्सिन आया। बोरिस येल्सिन राष्ट्रवाद से भरा हुआ था। उसने टूटकर अलग होने तो दिया, लेकिन एक समझौता किया कि अगर यूक्रेन या हमारे टूटे हुए 15 देश अगर नाटो या यूरोपियन संघ से अपना रिश्ता जोड़ेंगे तो उसी वक्त रूस उस पर हमला करेगा, क्योंकि रूस जानता था कि इस 15 देशों को यूज करेगा नाटो और यूरोपियन संघ, और ताकि हम रूस पर हमला करें और साइबेरिया को छीन सके। इसके लिए उन्होंने तय किया था कि अगर यूक्रेन या क्रीमिया या अजरबैजान कोई भी अगर अपना बॉर्डर नाटो और यूरोपियन संघ को यूज करने देगा तो ऐसे में रसिया उस पर हमला करेगा, क्योंकि ये रसिया का ही भाग है। तो अब ये था दोनों के तनातनी कॉज। आगे बढ़ते हैं कि अभी जो युद्ध हो रहा है उसका कारण कहां से शुरू हुआ और युद्ध का अंत कैसे होगा, उसका रास्ता क्या है। तो देखो, अभी जो रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं, तो रूस का राष्ट्रपति अभी है व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन का राष्ट्रपति है वोलोदिमीर जेलेंस्की। तो यहां पर पुतिन और जेलेंस्की की जिद चल रही है। पहली बार क्या हुआ था कि ये युद्ध जो आप देख रहे हो अभी 3 साल से चल रहा है, हम इसे 3 साल में नहीं लेंगे। ये शुरुआत अगर आप देखना चाहते हो तो 2014 में जाना पड़ेगा। 2014 20 फरवरी को रूस ने आज से 11 साल पहले पहला युद्ध किया था और क्रीमिया पर अटैक किया था, क्योंकि क्रीमिया जो है वो भी चाहते थे कि हम नाटो के साथ मिले और यूक्रेन के साथ मिलकर ये प्रॉब्लम खड़ा कर रहे थे। तो 2014 में ही रूस ने क्रीमिया पर अटैक करके और उसको अपने कब्जे में ले लिया ताकि क्रीमिया मनमानी ना करे। अब बच गया यूक्रेन मनमानी शुरू किया। इसकी जिद थी कि मैं नाटो में शामिल होऊंगा, अगर नाटो में ये शामिल होगा तो रूस के लिए बड़ा खतरा हो जाएगा। अतः रूस ने 24 फरवरी 2022 को, यानी कि 20 फरवरी 2022 को रसिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। हमला करने के बाद जो है ये मिसाइल का भारी मात्रा में यूज किया और कीव से लेकर के, खारकीव से लेकर के हर जगह पर में बमबारी किया। और इन्होंने क्या किया कि डोनेस्क और लुहानस्क को यूक्रेन से तोड़कर अलग कर दिया। अभी रूस को जवाब भी देना था यूएनओ को कि उसने क्यों हमला किया। तो रूस ने कहा कि लुहानस्क और डोनेस्क, इस दोनों के लोग यूक्रेन से आजादी चाहते थे, इसलिए हमने उन लोगों के आजादी के लिए ये लड़ाई लड़ी। और लुहानस्क और डोनेस्क को दोनों को तोड़ करके अलग करके 2 नए देश बना दिया है सोवियत संघ ने, यानी कि रसिया ने 2022 के बाद। 2014 में भी रूस ने जब क्रीमिया पर हमला किया था तो बहुत बड़े क्षेत्र को पर में क्रीमिया को तो कब्जा किया ही,
बल्कि उसमें उसने मार्च से दिसंबर में 2014 में जो क्रीमियन वॉर हुआ था उसमें क्रीमियन प्रायद्वीप, खेरसॉन, स्ट्रिलकोव और ओब्लास्ट सब पर कब्जा कर लिया। हालांकि वहां पर यूक्रेन के सैनिक भी अभी भी हैं और कुछ क्षेत्रों पर वो भी अभी लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से हुआ। अब यूक्रेन इस समय पूरी तरीके से बर्बाद हो रखा है 3 साल के युद्ध में। युद्ध का कारण ये है सीधा कि जब ये युद्ध शुरू हुआ तो हम लोग सोचे कि युद्ध ज्यादा दिन नहीं चल सकता, क्योंकि रूस इतना पावरफुल है कि यूक्रेन को तो 1 हफ्ते से 1 महीने में घुटने पर ला देगा। लेकिन 1 महीने तो दूर, ये 3 साल से युद्ध लड़ रहा है और घुटने नहीं टेका है, ना हार रहा है, न रूस की जीत हो रही है। क्या वजह हो सकता है? वजह है इसका नाटो और यूरोपियन संघ। नाटो यूक्रेन को हथियारों से मदद कर रहा है और यूरोपियन संघ भी हथियारों से मदद कर रहा है। लेकिन इस वक्त कुछ और प्रॉब्लम आई है, जैसे कि अमेरिका का राष्ट्रपति जब डोनाल्ड ट्रंप बने हैं तो वो चाहते हैं कि ये युद्ध खत्म हो। उसके लिए जेलेंस्की भी अभी आए थे कल ही, और आप लोगों ने सबने सुना होगा कि किस तरीके से दोनों में नोक झोंक हुआ है। हम उसके बारे में भी समझाएंगे कि क्या है। पहले आते हैं हम आपको समझाने के लिए कि अगर इस युद्ध का अंत होना है तो उसका क्या रास्ता है। देखो, अगर यूक्रेन और रसिया का युद्ध को खात्मा करना है, अंत करना है, तो रूस का तो सीधा कहना है कि बिना कोई शर्त यूक्रेन हथियार डाले और हमारे जितने भी शर्तें हैं उन शर्त को यूक्रेन मान ले। ये यूक्रेन कह रहा है, रसिया कह रहा है, और यूक्रेन कह रहा है हम कोई भी शर्त नहीं मानेंगे। यूक्रेन एक पावरफुल कंट्री है और हम जी जान से लड़ते रहेंगे, इसलिए अंत नहीं हो रहा है। अब रूस यूक्रेन के अंत होने के 4-5 रास्ते हैं। उन रास्तों को अगर यूक्रेन समझे तो मेरे हिसाब से इस युद्ध का अंत हो सकता है। जैसे पहला है कि यूक्रेन नाटो का साथ छोड़ दे। दूसरा है 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो जो समझौते हुए थे उस समझौते को यूक्रेन माने, अर्थात नाटो या यूरोपियन संघ के किसी भी तरह की गतिविधि को यूक्रेन में इजाजत ना दे, जिससे कि रूस का साइबेरिया ना छिन जाए। इसके अलावा तीसरा है कि अगर कोई पक्ष जीत जाए, यानी कि रूस या यूक्रेन, तभी ये युद्ध खत्म होगा। कोई पक्ष का जीतना तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि रूस पावरफुल है, वो तो 1 हफ्ते में इस युद्ध को जीत सकता है, लेकिन जीत नहीं पा रहा है क्योंकि नाटो और यूरोपियन संघ भरपूर मदद दे रहे हैं यूक्रेन को, इसीलिए ये 3 साल से लड़ रहा है। तो यानी कि किसी की जीत हो जाए तो भी ये युद्ध खत्म हो सकता है। आगे है कि रूस जो भी कहे वो अगर यूक्रेन स्वीकार कर ले तो भी हो सकता है। और मेरा मानना है कि देखो, पड़ोसी से झगड़ करके हम जी नहीं सकते। आप अपने गली में रहते हो, मोहल्ले में रहते हो, और अगर पड़ोसी से लड़ाई लेकर चल रहे हो तो जिंदगी जीना मुश्किल हो जाता है। तो यूक्रेन को चाहिए कि क्यों ना वो रूस के साथ मिलकर के ही अपने आप को मजबूत करे। क्या नाटो या यूरोपियन संघ से मजबूत होकर यूक्रेन जो वो चाहता है कि मैं भी एक सुपर पावर बन जाऊं, ये जरूरी नहीं है। आप सोवियत संघ के साथ यानी कि रसिया के साथ भी रह करके आप एक मजबूत देश बन सकते हो, क्योंकि सोवियत संघ के साथ जो भी देश है अभी उनके साथी देश, वो सबके सब मजबूत स्थिति में है। तो यूक्रेन को यहां पर समझना चाहिए। इसके अलावा इस युद्ध में एक शर्त रखा हुआ है रूस कहता है डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसोन, जापोराजिया, इन सब से यूक्रेन अपना सेना हटा ले, तब जाकर के मैं इस युद्ध को बंद करूंगा, नहीं तो हम यूक्रेन को नष्ट करके ही दम लेंगे। अब जो इसमें जो युद्ध को खत्म करने के लिए जो कुछ बातें आ रही है वो है, क्योंकि अमेरिका का अभी राष्ट्रपति जो पहले था वो तो यूक्रेन को सीधा मदद कर रहा था, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो जेलेंस्की 2-4 दिन पहले गए थे वहां पर अमेरिका में, दोनों की बात हुई है, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा माहौल था और दोनों की नोकझोंक हुई है। उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने काफी समझाया कि देखो,
आप थर्ड वर्ल्ड, मतलब वो साफ कहे हैं, यू आर गैम्बलिंग फॉर थर्ड वर्ल्ड वॉर, तुम तीसरा युद्ध करवाना चाहते हो, ऐसा ना करो, इस युद्ध को बिना शर्त मान लो। लेकिन जेलेंस्की ने सीधा दो टूक जवाब दिया कि हम इस युद्ध को बंद नहीं करेंगे। और प्रश्न ये उठता है कि आखिर इस युद्ध को ये बंद करना क्यों नहीं चाहता, अमेरिका के कहने पे भी क्यों नहीं चाहता। अमेरिका इस वक्त शांति चाहता है और डोनाल्ड ट्रंप भले ही एक अलग टाइप का इंसान हो, लेकिन इस वक्त तो वो शांति की बात कर रहा है, तो उसकी बात को माननी चाहिए। नहीं मानने का कारण क्या होगा, जेलेंस्की अगर ट्रंप की बातें नहीं मान रहा है तो उसका वजह एक ही होगा, यूरोपियन संघ। क्योंकि ये अमेरिका में जब बहुत लताड़ा गया, इवन कि ट्रंप ने उन्हें स्टूपिड प्रेसिडेंट भी बोल दिया है, तब जाकर इन्होंने सीधा अमेरिका छोड़कर इंग्लैंड पहुंच गया है। इंग्लैंड यूरोपियन संघ में है, ईसी के वो मेंबर है। और एक बात देखिए कि इस युद्ध को अमेरिका अब खत्म करना चाहता है, दुनिया में शांति चाहता है, तृतीय विश्व युद्ध नहीं हो ये भी चाहता है वो, लेकिन आखिर जेलेंस्की किस बात पे आ रहा हुआ है, कौन साथ दे रहा है, तो निश्चित इसका इसी यूरोपियन संघ वाले इनका साथ दे रहे हैं। और तभी तो ये जोर से ट्रंप के सामने बोल पाया और ट्रंप के साथ नोक झोंक कर पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं से इसको सपोर्ट है। उस सपोर्ट के वजह पर में जेलेंस्की का नोक झोंक हुआ और ट्रंप की कोई बात नहीं माना और वो व्हाइट हाउस से निकलकर चला गया। अब प्रश्न उठता है कि किसकी उसकी यूरोपियन संघ से मदद लेकर क्या करोगे, और यूरोपियन संघ मदद क्यों कर रहा है। तो देखो, यूरोपियन संघ का मदद करने का सीधा मतलब है यूक्रेन के पास जो खनिज है उसको हड़प लेना। अब डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की जब नोकझोंक हुई है, उसके बाद जरा आप ट्वीट पढ़ो, यूरोपियन संघ के जितने भी पावरफुल लीडर हैं उन्होंने जो ट्वीट किया है वो देखो, तुम बड़े बहादुर हो जेलेंस्की, हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम ब्रेवरी से युद्ध लड़ो। क्यों युद्ध ये लड़ता रहेगा और यूरोपियन संघ के जितने भी सदस्य हैं इनको हथियार सप्लाई करता रहेगा, और अंत में क्या होगा, यूक्रेन के जितने भी खनिज हैं वो यूरोपियन संघ जो कहेगा हमारे हाथ बेचो, क्योंकि मैंने तुम्हें हथियारों से मदद किया। आप जानते ही हो, कोई कंट्री जो होता है वो किसी का कोई साथ यूं ही नहीं देता। चीन जो है वो उत्तर कोरिया का साथ देता है। क्यों, उत्तर कोरिया का खनिज भंडार जो है वो चीन को प्राप्त होता है। तो उसी तरीके से अगर कोई भी कंट्री किसी को युद्ध में साथ देता है तो उसका साफ मतलब है कि उसके पीछे उसका कोई स्वार्थ है, वो अपने स्वार्थ के कारण चाहता है कि ये युद्ध चले। और यूरोपियन संघ का स्वार्थ साफ दिख रहा है कि यूक्रेन के पास बहुत सारा खनिज है और वो सारा मिनरल्स और खनिज यूरोपियन संघ तब प्राप्त कर सकता है, उसके सदस्य देश को तभी मिलेगा जब युद्ध लंबा खींचे और लंबे समय तक यूक्रेन यूरोपियन संघ से हथियार खरीदता रहे। वो हथियार खरीदेगा, उसके लिए उसको पैसा चाहिए, और पैसा कहां से आएगा, तो खनिज यूरोपियन संघ के सदस्य देश बोलेंगे कि तुम हमें अपना खनिज बेचो और उसके बदले में हम तुम्हें हथियार देते रहेंगे। तो अब यहां पर मैं आपको समझना है और जेलेंस्की को समझना है किसका, यूरोपियन संघ की चालाकी, कि जब अमेरिका हमारा साथ दे ही नहीं रहा और अमेरिका अगर किसी का साथ नहीं देता है तो आप बताओ क्या कोई देश युद्ध लड़ सकता है, और वो सीधा अपोज में खड़ा हो गया है। तो आप यूरोपियन संघ की बात जेलेंस्की ना माने तो ज्यादा बेटर है, लेकिन अगर वो उसकी बात मानेगा तो युद्ध लंबा खींचेगा। हो सकता है कि इस युद्ध में और देश भी प्रवेश करे और फिर ये युद्ध भयावह यानी कि कहीं तृतीय विश्व युद्ध का रूप भी ले सकता है। तो ये सारी बातें थी जो हमने आपको बताया। और रही बात जेलेंस्की को, तो जेलेंस्की को 1991 में जब सोवियत रूस से अलग हुआ था यूक्रेन, तब जो समझौता हुआ उस समझौता को मान लेना चाहिए। और दूसरी बात कि आपके पड़ोसी देश हैं सोवियत संघ, दोनों का बॉर्डर एक साथ लगता है, तो दोनों को लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों जब भी पड़ोसी लड़ते हैं तो दोनों को घाटा होता है। आखिर वो घाटा जेलेंस्की क्यों सहना चाहता है।
तो यही है, जेलेंस्की यूरोपियन संघ की बातों में ना आए। अमेरिका की अभी जो बात है वो शांति की बात है। अमेरिका, मैं ये जरूर कहूँगा कि आप इतिहास उठाकर देखो, अमेरिका पूरी दुनिया में शांति लाने के प्रयास में वो ज़्यादा आगे रहा है। वो शांति लाने की हमेशा कोशिश की है। हालांकि शांति लाने के लिए जब वो सैनिकों और अपनी आर्मी का यूज करता है तो उस कंट्री का खनिज भी वो हड़पता है और अपना स्वार्थ भी पूरा करता है। लेकिन कुछ भी हो, इस वक्त वो शांति की बात कर रहा है। इतिहास में भी कई बार अमेरिका ने अपनी सेना को शांति के लिए यूज किया है ताकि दुनिया में शांति रहे। उसका एक और उदाहरण मिलेगा कि प्रथम विश्व युद्ध हो तो अमेरिका 2 साल बाद एंट्री लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध हो तो भी अमेरिका 3 साल बाद एंट्री लिया था, क्योंकि ये शुरू में कहीं युद्ध में नहीं जाता। इस पर या तो अटैक हो जाए या दुनिया में शांति लाना हो, तब ये अपनी सेना को यूज करता है। तो इस वक्त जो कुछ भी कर रहा है ट्रंप, वो सही कर रहा है। जेलेंस्की को शांति का जो बात कह रहे हैं उस बात को मानना चाहिए। हालांकि रसिया को ज्यादा फायदा है, अमेरिका साथ नहीं देगा तो यूक्रेन को तो घुटने पे आना ही पड़ेगा। अब इस बीच में जेलेंस्की क्या करेगा ये किसी को नहीं पता। ये भी एक हो सकता है कि जेलेंस्की इस्तीफा दे दे और फिर उसके स्थान पर जो दूसरा राष्ट्रपति यूक्रेन का आएगा वो अपना शांति समझौता कर ले, क्योंकि जेलेंस्की जो है वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। तो इस्तीफा दे करके दूसरे को यही काम आप करने दीजिए, ये भी हो सकता है। लेकिन ये सब तो करने से ही होगा ना, वरना ये युद्ध अगर काफी खिंच गया तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। अमेरिका इस वक्त उसे सही समझा रहा है, लेकिन यूरोपियन संघ के जो लीडर हैं उनके ट्वीट जाकर देखो, वो और लड़ाने में लगा हुआ है ताकि युद्ध लंबा खींचे, और युद्ध लंबा खींचेगा तो यूरोपियन संघ अपना हथियार बेच पाएगा और उस हथियार से आराम से यूक्रेन लड़ेगा, और यूक्रेन लड़ता रहेगा तो खनिज तो उसे यूरोपियन संघ के हाथों बेचना ही पड़ेगा, और बेच करके ही पैसा आएगा ताकि वो हथियार खरीद सके। तो ये सारा सिस्टम था जो मैं आपको दिखा रहा हूं और आपको मैंने बताया, जानकारी इकट्ठा किया। अभी 3 साल से युद्ध ये नहीं लड़ सकता था यूक्रेन जो 3 साल से युद्ध लड़ रहा है उसका मात्र एक वजह है कि अप्रत्यक्ष रूप से नाटो भी और यूरोपियन संघ भी, ईसी भी, दोनों मिलकर इसकी मदद अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं। सीधा सेना तो इनके साथ नहीं है, लेकिन बहुत मदद कर रहे हैं। अमेरिका भी मदद किया, लेकिन अब वो पीछे हट रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि आई हैव गिवन यू $320 बिलियन, इतना पैसा दिया तुम्हें और उस पैसे को तुम सिर्फ युद्ध में झोंक रहे हो, इससे क्या फायदा होगा। बहुत बड़ी बात कहा है उसने और सही कहा है। तो आप लोग बताना दोस्तों कि हमने जो ये जानकारी लाया वो कैसा लगा। आप जो है मैंने ये भी बता दिया आप लोगों की इस युद्ध के अंत कैसे हो सकता है। जेलेंस्की यूरोपियन संघ की बातों में ना आए और रूस से समझौता करे, क्योंकि उसका पड़ोसी देश है और पड़ोसियों से मिलकर रहना ही अच्छा होता है। दूसरी बात ये कि जो 3 साल तक युद्ध खिंच गया है तो वो दुनिया के लिए सही नहीं है। तो आप लोग बताएं कि आप लोगों को ये हमारी जानकारी कैसी लगी। अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट करना, लाइक देना, और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि हम आप लोगों के लिए और जानकारी इकट्ठा करते रहें और भविष्य में हम आप सब मिलकर दुआ करें, प्रार्थना करें कि यूक्रेन और रूस युद्ध बंद हो जाए, क्योंकि युद्ध से कभी भी किसी भी देश को किसी भी तरह से कोई लाभ नहीं हो सकता है। युद्ध किसी भी बात का नतीजा नहीं है, किसी भी समस्या का निदान युद्ध नहीं है। तो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना और कमेंट करना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।